Hello, good morning all of you and welcome to Ultimate Victory. सो आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ। आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। सो इलेक्ट्रिसिटी में हमने बेसिक बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने वहाँ पे देखा था व्हाट इज मीन बाय करंट। करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। व्हाट इज मीन बाय चार्ज? दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करेंगे। अगर तुम्हारे चार्ज दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। अगर दोनों चार्ज तुम्हारे नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे। इसका मतलब है अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्टेड एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। व्हाट इज मीन बाय द ओम्स लॉ? ओम्स ने हमें एक कंसेप्ट दिया था, जैसे कि जॉर्ज साइमंस ओम्स, उन्होंने हमें रिलेशंस बताया था वोल्टेज और करंट के बीच। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये रिलेशन। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between its ends, provided all the physical condition remains the same. That is, I is directly proportional V, means current is directly proportional to voltage or voltage is directly proportional to current, or V by I. V by I is nothing but resistance or constant. Here the constant R stand for resistance for a given conductor wire at a given temperature. Conductor wire means what? आप सभी को बताएं all metals are the good conductor of electricity. फिर हमारे पास वायर कॉपर की हो सकती है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, लाइक दैट। सो ये ऑल मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर्स। तो वायर हमारे जनरली वायर जो होती है वो हम कॉपर की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट तुम देख सकते हो रेजिस्टेंस के बारे में। व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टेंस? आप सभी को पता है लास्ट स्लाइड में हमने रेजिस्टेंस का रिलेशन भी देखा था। रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड होता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इन तीन चीज़ों पे मेजरली हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट मटेरियल की रेजिस्टिविटी, जैसे कि कॉपर होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर, एल्यूमिनियम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेटल्स अगर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी। सेम थिंग्स उसके लेंथ पे भी डिपेंड होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ आप बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस की, उतना करंट आपका कम कम होते जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पे भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। ये हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। Resistance is the property of the conductor to resist the flow of electron through it. According to the Ohm's law, R is equal to V by I. Voltage means potential difference divided by current. उसका SI यूनिट होता है ओम्स। अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है या फिर रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका SI यूनिट होता है ओम्स। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस around the two ends of the wire is 1 volt and the current flowing through the wire is 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm. V by I, आप V और I की वैल्यू पुट करके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे रिलेशन तुम देख सकते हो कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, then R is directly proportional to L and inversely proportional to the area of cross section. अगर तुम देखोगे R is inversely proportional 1 by A. So R is equal to proportionality constant rho 1 by A. What is meant by the rho? So rho is nothing but a resistivity. अभी मैंने आपको बताया जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेटल्स होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, गोल्ड की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी। Here rho is the constant of proportionality called the resistivity of the material of conductor. The SI unit is ohm meter, उसको डिनोट किया जाता है ओमेगा इंटू एम। अगर तुम नेक्स्ट देखोगे रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी किस तरह से होती है। कंडक्टर्स लाइक मेटल्स एंड अलॉयस, हम सभी को पता है ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। और अलॉयस के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अलॉयस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर्स। हैव लो रेजिस्टिविटी 10 to the power of minus 8 ohm to 10 to the power of minus 6 ohm meter. So insulators like rubber, glass etc have the high resistivity. आप सभी को पता है इंसुलेटर जो है रबर हो गया, वुड,
ये सारी चीज़ों में से हम करंट को पास नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, 10⁻+12 ओम, 10⁻17 ओम, लाइक दैट। और सब्सटेंस विथ लो रेजिस्टिविटी आर बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन दोज विथ हाई रेजिस्टिविटी। सब्सटेंस विथ लो रेजिस्टिविटी आर बेटर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लो रेजिस्टिविटी मतलब जैसे कि कॉपर की लो रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की लो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से पास कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, करंट को हम अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इनकी रेजिस्टिविटी भी आपकी क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी, और इसको सुपर कंडक्टर भी बोला जाता है। अगर तुम बात करोगे रेजिस्टर्स, तो दो टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वन बाय वन उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फंक्शन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फंक्शन क्या है। अगर तुम देखोगे तो आपको एक स्लाइड दिख रहा होगा, वहाँ पे R1, R2, R3 ए और बी जॉइंट्स में, ए और बी एंड्स में तीन रेजिस्टर्स हमने लगाए, उनको वोल्टेज हमने दिया है V1, V2 और V3। अगर तुम देखोगे तो पूरा सर्किट कंप्लीट करने के बाद हमने एक बैटरी लगाई है, प्लस और माइनस, एक की, एक एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना, और रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। अगर तुम देखोगे रेजिस्टर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सिंपली सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उनको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। When three resistors R1, R2 and R3 are connected in series across the AB, the current in all the resistor is same। अगर तुम देखोगे तो पूरे सर्किट में से करंट तुम्हारा सेम ही फ्लो होने वाला है। वोल्टेज भले ही डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपका करंट सेम होगा। द टोटल वोल्टेज across the resistor in equal to the sum of the voltage across each resistor। For example, capital V is equal to V1 plus V2 plus V3। जितना हम वोल्टेज पास करने वाले उन सभी वोल्टेज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेम थिंग्स तुम रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, जिसे RS भी बोला जाता है। RS इज नथिंग बट सीरीज रेजिस्टेंस। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर्स, दिस इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, देन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली अगर कुछ है, तो आप सिंपली उसको ऐड कर सकते हो। 1 + 2 + 3 मीन्स 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 6 ओम। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टर इन पैरेलल। दो टाइप के रेजिस्टर मैंने अभी बताया, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल के डायग्राम आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस को किस तरह से अरेंज किया गया है। ए और बी दो एंड दिए हुए, और ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस ज्वाइंट हुए दिख सकते हैं, R1, R2 और R3 एक के नीचे एक। सो वहाँ पे तुम देख सकते हो I1, I2, I3। यहाँ पे हमारा करंट डिफरेंट हो सकता है। लास्ट सीरीज में हमने देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा था थ्रू आउट द सर्किट हमारा करंट सेम था, लेकिन अगर पैरेलल की बात करोगे तो थ्रू आउट द सर्किट तुम्हारा करंट सेम नहीं होगा, सब में तुम्हारा करंट डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, या फिर करंट तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। When three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel across the AB, the voltage in all the resistor is same। इस केस में तुम्हारा वोल्टेज सेम होगा, लेकिन तुम्हारा करंट सेम नहीं होगा। The total current in all this resistor is the sum of the current in each resistor। उसको बाद में तुम्हें सम करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल I1 plus I2 plus I3, and the reciprocal of this equivalent resistance is the sum of the reciprocals of resistance of each resistor। means what, हमें उनका reciprocal लेना है। 1 by RP, RP is parallel resistance, is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। इस तरह से जितने रेजिस्टेंस आपके लगे होंगे, आप सभी को रेसिप्रोकल फॉर्म में उसको ऐड करना होगा। जब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स of resistance of each resistor, this decrease the total resistance। वो total resistance को decrease कर देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब हम रेजिस्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रेजिस्टर्स का काम होता है करंट को रोकना। आप सभी को पता है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर, हाईवे पे जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उस व्हीकल का स्पीड कंट्रोल करने का काम किसका होता है, स्पीड ब्रेकर का होता है। सेम उसी तरह से सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को कम करने के लिए रेजिस्टर्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। व्हाट इज मीन बाय द एनर्जी। आप सभी को पता है
energy nor be created nor be destroyed, it is only transfer from one form to another form. So electrical energy is the work done to maintain the flow of current in conductor. कोई भी अगर एनर्जी हो रही तो ऑब्वियस वहाँ पे वर्क डन होगा. वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, वेयर Q इज नथिंग बट I इंटू टी. हमने फर्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस किया था. व्हाट इज मीन बाय चार्ज? चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, क्योंकि हमने करंट की डेफिनेशन हम पढ़ते द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. बस उसको ही आपको रीअरेंज करना है, क्यू को आगे लेके आइए, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो. देन W is equal to, W means what? Work done. Work done is equal to V into IT. V means potential, I means current and T means time. Where यहाँ पे हम देख सकते हैं ओम्स लॉ हमारा वैलिड हो रहा है. ओम्स लॉ क्या बताता है हमें? V is equal to I into R, करंट इंटू रेजिस्टेंस. तो तुम उस रिलेशन को यहाँ पे लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? जूल. अगर तुम्हें एनर्जी, किसी भी चीज़ की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम एनर्जी का यूनिट लिखते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में. जब एनर्जी के बारे में डिस्कशन हो जाता है तो हम आते हैं पावर की ओर. इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज. कितना करंट हमने यूज़ किया. फॉर एग्जाम्पल लाइट, हमने लाइट को ऑन किया और उसको 1 आवर्स तक हमने जला के रखा, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी कंज्यूम करेगा. तो उस एनर्जी कंज्यूम करने के बाद उसका हमें पावर फाइंड आउट करने के लिए अगर पूछा जाएगा तो आप सिंपली बता सकते हो पावर P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. पावर इज इक्वल टू होता है आपका आई आर स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और पावर सिंपली हो जाएगा तुम्हारा वोल्टेज इंटू करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट. इसका और भी एक फॉर्मूला हो सकता है. द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वैट. पावर को हम किस में काउंट करते हैं? वैट में काउंट करते हैं. इन ऑब्जेक्ट हैज 1 watt ऑफ पावर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो अक्रॉस द कंडक्टर विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. तो आई होप सो आप सभी को यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी. नेक्स्ट हम देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट मीन्स व्हाट? जो हम हमारे हाउस में यूज़ करते हैं वो हमारा डोमेस्टिक करंट होता है, और कमर्शियल यूनिट मतलब जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उसको बोला जाता है कमर्शियल यूनिट और एनर्जी. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वैट पर आवर और किलो वैट आवर. सो किलो वैट आवर मीन्स व्हाट? आपको भी पता है डोमेस्टिक यूज़ मतलब हाउसेस में जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम स्मॉल अमाउंट में हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब इंडस्ट्री में हम उसका यूज़ करते हैं तो लार्ज अमाउंट में हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे किलोवाट आवर्स में हम उसका यूज़ करते हैं, तो उसी को बोला जाता है कमर्शियल यूनिट. 1 किलोवाट इज द पावर कंज्यूम व्हेन 1 watt ऑफ द पावर इज यूज फॉर 1 आवर. सो रिलेशनशिप बिटवीन द किलोवाट आवर एंड जूल, उनके बीच का क्या रिलेशन है? तो आप देख सकते हो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर. सो 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स, एंड 1 किलोवाट वैट इज नथिंग बट 1000 वैट. सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो गया? 36 लाख. अगर तुम देख सकते हो 36 लाख तुम्हें जूल यहाँ पे वैल्यू दिख रही है. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. इस तरह से भी तुम उसको लिख सकते हो. सो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा. ये था हमारा आज का लेक्चर ओम्स लॉ से रिलेटेड, और ओम्स लॉ में हमने देखे कुछ मेजर पॉइंट्स. हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे.